गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11th के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा सेट्स चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है और उसी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे कंपटीशन लायक होते हैं, यानी जो हमारे आईआईटी, केवीपीवाई, एचटेट वगैरह जो भी कंपटीशन टेस्ट होते हैं जो एडवांस लेवल के होते हैं, उनमें जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं उनका हम जिक्र करेंगे। उसके बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहेंगे आज, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है, जैसे देखिए हमें क्वेश्चन फर्स्ट में गिवन है इफ set x is equal to 8 raised to the power n minus 7n minus 1 if n belongs to n, यानी n किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को। y is equal to 49 into n minus 1 if n belongs to n, कैपिटल n। कैपिटल n का मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर से है। देन तो हमें बताना यहाँ पे ये होगा कि x, ये ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। देखिए जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके ओल्ड आईआईटी पेपर में आए हुए हैं। लास्ट जो प्रीवियस यानी पिछले कई सालों में जो आईआईटी एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन हमें दिया गया है x प्रॉपर सबसेट ऑफ y, y प्रॉपर सबसेट ऑफ x, x इक्वल टू y या नन ऑफ दीज। तो हमारे पास चार ऑप्शन है यहाँ पे, चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ मैच करेगा हमें वो डिस्कस करके यहाँ पे बताना है, हम बताएंगे इसमें। देखिए क्वेश्चन ये है कि x सेट है वो आपको ये दिया हुआ है n नेचुरल नंबर है, y सेट है वो ये दिया हुआ है n नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले मैं y सेट के बारे में बताना चाहूंगा। यदि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, इसलिए हम नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ 1 रखोगे तो हमारा जो y सेट बनेगा, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ इसका। देखिए सॉल्यूशन हमारा ये है। सेट y के बारे में बात करना चाहूंगा सबसे पहले। तो अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है, इसका मतलब n का मान हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे हैं। तो हम जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे यहाँ पुट करेंगे साइमल्टेनियसली, बारी बारी हम यहाँ रखते हैं। तो n की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए 49 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1 यानी कि 0 हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, उसके बाद 2 रखता हूँ तो 2 माइनस 1 यहाँ 1 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 49 के साथ करें तो दैट इज 49 हो जाएगा। इसके बाद में मैं यहाँ से 3 रखता हूँ, 3 भी नेचुरल नंबर है। 3 माइनस 1 2, 2 की मल्टीप्लाई 49 से करते हैं, 49 की 2 से गुणा करें तो 98 आ जाएगा, 98 हो जाएगा। इसके बाद में मैं यहाँ से 4 रखता हूं, देन पुट 4 माइनस 1 3 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 49 से यानी 49 से, 49 की 3 से गुणा करते हैं तो 147 हो जाती है, 147। इसके बाद हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 माइनस में 1 यानी कि 4 आएगा आपके पास। 49 की 4 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पे हम 49 की 4 से मल्टीप्लाई करें तो 196, 196 हो जाएगा हमारे पास, 196। यानी जब मैं यहाँ से 5 लेता हूं तो 5 रखूंगा तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, 4 की गुणा करूंगा 49 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 196। इस तरह से ये हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं वो आती रहेंगी। हम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं वो इसमें पुट करते रहेंगे 1 से लेके और आगे तक। हम सारे के सारे नेचुरल नंबर तो इसमें पुट करके देख नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ एक नेचुरल नंबर पुट कर दिए तो हमारा सेट y ये बन गया। अब देखिए हमारे पास सेट x ये है, सेट x में भी n दिया हुआ है, 8 रेज़ टू द पावर n माइनस 7n माइनस 1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे भी नेचुरल नंबर की बात हुई है तो हम यहाँ पे भी नेचुरल नंबर ही पुट करते हैं। यदि हम नेचुरल नंबर पुट करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? यहाँ से देखिए, जैसे मैंने n का मान इसमें 1 पुट किया तो 8 रेज़ टू द पावर 1 माइनस में 7 माइनस में 1 यानी कितना बन गया? यहाँ से देखो 8 माइनस में 7 माइनस में 1 यानी यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 0। क्या वैल्यू मिलेगी? यहाँ से हमें 0 मिलेगी। जैसे मैं n का मान 1 रखूंगा तो 8 रेज़ टू द पावर 1 तो 8 ही हो गया, ठीक है। यहाँ 1 रखूंगा तो ये तो 7 हो जाएगा, माइनस में 1 तो 8 माइनस 7 माइनस 1 यानी कि ये 0 बन गया। इसके बाद में जैसे मैं 2 रखता हूँ तो देखिए यहाँ पे 8 रेज़ टू द पावर 2 यानी कि 8 रेज़ टू द पावर 2 64 हो गया।
माइनस यहाँ 2 रखता हूं तो 7 2 जा 14 और माइनस का 1, यानी यहां से आ जाएगा 64 माइनस में 15, 64 में से हम 15 घटाएंगे तो 49, 49 बच जाएगा हमारे पास 49। अब हम यहाँ पे n का मान 3 रख लेते हैं, 8 रेज़ टू द पावर 3, 8 रेज़ टू द पावर 3 होता है 512, 512 हो जाएगा, माइनस 7 3 21 हो गया और माइनस का 1, इसको सोल्व आउट करते हैं तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, देखिए 512 माइनस में 22 हो जाएगा, यहाँ से 2 माइनस 2 0, 51 में से 2 का 490 आ जाएगा, 490, यानी ये आ गया 490। इसी तरह से आपके पास ये वैल्यूज भी आगे तक चलती रहेंगी, ऐसे ही हम जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। ये आपका सेट x है, ये आपका सेट y है। अब देखिए ध्यान से कि सेट x और सेट y में हमें क्या नोटिस करना है। देखिए सेट y है, इसमें सारी की सारी टर्म है वो 49 के मल्टीपल में आई हुई है, ऑल टर्म्स आर, सारी की सारी टर्म्स है वो 49 के मल्टीपल में है। देखो 49 1 जा, 49 2 जा, 49 3 जा, 49 4 जा, इस तरह से सारे के सारे मल्टीपल्स में है, और 49 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये जितनी भी टर्म्स है ये 49 के मल्टीपल में है सारी, और ये जो टर्म्स है ये भी 49 के मल्टीपल में है, लेकिन ये रेगुलर कंटिन्यूटी में नहीं है। जैसे कि यहाँ तो 49 1 जा है, 49 2 जा या 49 3 जा है, लेकिन यहाँ क्या है 49 1 जा उसके बाद 49 10 जा है सीधा, यानी कि 49 की 10 से गुणा करेंगे तो 490 आएगा। इसके बीच में जो बहुत सी टर्म्स है वो यहाँ पे नहीं है, जो कि 49 के मल्टीपल में आती है लेकिन वो इसमें नहीं है। तो अब आपको यहाँ से ध्यान से देख के ये बताना है कि इन दोनों सेटों में से कौन सा सेट एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट बनेगा। क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है या नहीं है, देखते हैं। x प्रॉपर सबसेट ऑफ y, यानी कि x के सारे एलिमेंट y में है। देखिए क्या x के सारे एलिमेंट y में है, x के सारे एलिमेंट 0 भी है, ये भी है, 490 भी मिल जाएगा, हमें आगे चलेंगे तो 490 भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ y हो गया आपका, और y के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो x में नहीं है। प्रॉपर सबसेट का मतलब तो यही होता है, x प्रॉपर सबसेट ऑफ y है, इसका मतलब x के सारे एलिमेंट तो y में हो लेकिन y के कुछ एलिमेंट x में ना हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए x के सारे एलिमेंट y में है, x ये है तो ये तो सारे एलिमेंट मिल जाएंगे इस y में, लेकिन y के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जैसे कि 49 के अलावा 98 यहाँ नहीं है, 147 भी यहाँ नहीं है, 196 भी यहाँ नहीं है, यहाँ तो सीधा 400 है, ये बीच की टर्म्स ये इसमें नहीं है। तो आपका ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ y। x और y यहाँ पे बराबर तो हो नहीं सकते, y प्रॉपर सबसेट x का होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि y के सारे एलिमेंट x में है ही नहीं, y के सारे एलिमेंट x में है ही नहीं, क्योंकि y के एलिमेंट 98 भी नहीं है, 147 भी नहीं है, 196 भी नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर्स के लिए सोल्व करना है तो हमें सारे नेचुरल नंबर्स पुट ना करके कुछ एक नेचुरल नंबर पुट करेंगे। हम n की वैल्यू हम 5 तक ही पुट करके देखेंगे, वहीं से हमें डिसीजन का पता लग जाएगा कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है, क्या हमें यहाँ से आंसर मिल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। देखिए सारे क्वेश्चन हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये हमें आगे कंपटीशन लेवल के ऊपर हमारे लिए बहुत लाभदायक इंपॉर्टेंस देंगे हमें। देखिए अगला क्वेश्चन हमें ये है दिया हुआ कि यदि सेट ए दिया हुआ है एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। देखिए ये एक इक्वेशन दी हुई है और ये इक्वेशन एक सर्कल की है। कोई भी हमारे पास यहाँ पर कर्व होता है उसकी एक इक्वेशन बनती है, तो ये इक्वेशन है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। और सेट बी दिया हुआ है
एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर इक्वल टू 144, ये भी एक इक्वेशन है किसी न किसी कर्व की तो है ये भी। तो हमें बताना है कि इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा। सेट ए और सेट बी में इंटरसेक्शन बताना है, और इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट होंगे, एक पॉइंट कॉमन आएंगे या दो पॉइंट कॉमन आएंगे, तीन आएंगे या चार पॉइंट कॉमन आएंगे। इसका मतलब हमें इंटरसेक्शन तो निकालना ही है। अब इंटरसेक्शन निकालना है तो यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं बताने कि ये एलिमेंट है इंटरसेक्शन में, हमें बताने हैं कि कितने यहाँ पे एलिमेंट कॉमन है या कितने पॉइंट कॉमन है। तो एक बात तो मैं यह बताना चाहूंगा कि ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हम ग्राफिकली बता पाएंगे कि यहाँ पे कितने पॉइंट्स हम बता सकते हैं जो कॉमन होंगे। देखिए ये इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये इक्वेशन एक सर्कल की होती है। सर्कल की इक्वेशन मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी है, ये होती है ax स्क्वायर जमा bx जमा c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले या हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इसकी तरह ही सर्कल की भी एक इक्वेशन होती है x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर और इक्वल टू r का स्क्वायर। यहाँ पे इस इक्वेशन में सर्कल का सेंटर क्या होगा, a और b हो जाएगा, और सर्कल का जो रेडियस होगी वो यहाँ पे आती है r यूनिट। ये वाली जो स्क्वायर के अंदर होती है वो हमारी रेडियस का काम करती है, जो स्क्वायर के अंदर होती है वो रेडियस का काम करती है। तो ये एक इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है। जब हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयरिंग करेंगे, इसका कंपेयरिंग करने पर हमें पता लग पाएगा कि सेंटर और इसका रेडियस क्या है। सेंटर और रेडियस का पता लग जाएगा तो हम इसका डायग्राम बना सकते हैं ग्राफिकली। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको। तो क्या बनेगा ये x स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस 0 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ y माइनस 0 का स्क्वायर, और 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। अब आप इन दोनों का कंपेयरिंग करेंगे, इन दोनों का कंपेयरिंग करते हैं तो देखिए a की जगह पे भी 0 है और b की जगह पे भी 0 है, तो हमारा सेंटर क्या हुआ 0 0, और रेडियस क्या होगी, यहाँ पे रेडियस हो जाएगी। देखिए यहाँ मैंने बताया था स्क्वायर के अंदर, यानी ये r होता है रेडियस, तो यहाँ स्क्वायर के अंदर आपका 5 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 5 यूनिट रेडियस, और सेंटर हो गया इसका 0 0। तो हमारे पास जो सेट ए है वो सर्कल बनेगी जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 5 यूनिट होगी। तो मैं बता देता हूं आपको, इस तरह का डायग्राम बनेगा। इसमें एक सर्कल बना लेते हैं, ये आपकी सर्कल होगी और ये ऐसे बन जाएगी सर्कल। ये इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन x डैश y और y डैश, ये इसका सेंटर हो गया सर्कल का। 0 0 होता है ये ओरिजिन, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ये 5 यूनिट है, ये डिस्टेंस भी 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है और ये भी 5 यूनिट है, और ये रेडियस के रूप में यहाँ पे करेंगे हम रिप्रेजेंट। ये तो हमारे पास पॉइंट सेट ए का डायग्राम बन गया। अब सेट बी का डायग्राम और बनाते हैं, और फिर दोनों में हमें कॉमन देखना होगा। तो सेट बी क्या है, देखिए सेट बी है वो दिखाई तो देता है एक सर्कल के जैसा ही, जैसे कि ये इक्वेशन आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, इसमें और इसमें बस थोड़ा सा ही फर्क है। यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 9 आया हुआ है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये एक सर्कल की इक्वेशन ना होके ये किसी दूसरे एक कर्व की इक्वेशन बनेगी, और वो कर्व होगा यहाँ पे पैराबोला, जो कि 11th क्लास में सेकंड सेमेस्टर में आता है। अभी से पैराबोला का कोई जिक्र नहीं है, आगे आएगा पैराबोला। मैं यहाँ पे केवल आपको पैराबोला की एक स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा और उसका डायग्राम बना के बताऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये ज्यादा हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, वो हमारे चैप्टर में करेंगे। पैराबोला का चैप्टर आएगा, यानी जो हमारा सर्कल का चैप्टर होगा उसके साथ ही पैराबोला का चैप्टर होगा, उसमें आएगा। तो इसके बारे में बताना चाहूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है। देखिए मैं इसको अरेंज कर देता हूं सर्कल वाले को। पैराबोला नहीं है, इलिप्स है, सॉरी
सॉरी इलिप्स है, ये पैराबोला नहीं है, दिस इज एन इलिप्स, ये इलिप्स है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे आपस में अटैच होते हैं और ये हमारे आगे के चैप्टर में आएंगे। तो ये एक इलिप्स है, पैराबोला नहीं है, सॉरी इलिप्स है ये। तो इलिप्स की इक्वेशन में बताना चाहूंगा x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे जो इलिप्स होता है वो दो तरह का होता है, एक वर्टिकल इलिप्स होता है और एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है। वर्टिकल इलिप्स होता है वो y एक्सिस के अलोंग, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है वो x एक्सिस के अलोंग बनता है। तो ये सारी डिटेल तो हम बाद में जिक्र करेंगे। यहाँ पे a का मान होता है वो b से बड़ा होता है। ये आपका जो होगा ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स की इक्वेशन रहेगी और शायद यही इक्वेशन यहाँ पे बन पाएगी, हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ इज इक्वल टू में 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी आपको इज इक्वल टू में 1 बनाना है, तो मैं सभी को 144 से डिवाइड कर देता हूँ। ये आ जाएगा 9y स्क्वायर अपॉन में 144 और इधर आ जाएगा फिर 1, क्योंकि इसके इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू में 1 है, इसलिए इसके इज इक्वल टू में 144 है तो 1 बनाना पड़ेगा और 1 बनाने के लिए 144 से भाग कर दिया गया है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन किसकी बन गई, ये इक्वेशन बन गई इलिप्स की। इलिप्स होता है ये एक कॉनिक सेक्शन का पार्ट होता है, एक कॉनिक सेक्शन का हिस्सा है और इसका जिक्र हम करेंगे वो आगे के चैप्टर्स में करेंगे। सेकंड सेमेस्टर में आता है इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला और सर्कल। तो ये जो इक्वेशन है ये एक इलिप्स की है। यहाँ पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 144 को लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 9 से हम कैंसिल कर देते हैं, ये 16 पे कैंसिल हो जाएगा और 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए a का मान बड़ा होता है b से, तो यहाँ देख सकते हैं आप a स्क्वायर यहाँ होता है तो यहाँ पे ये a की वैल्यू 12 हो जाएगी। इस तरह से हम इसको सोल्व आउट करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये इलिप्स की इक्वेशन है और इलिप्स को फिर हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए डायग्राम कैसे बना सकते हैं इलिप्स का। ये एक वर्टिकल इलिप्स ना होके हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, वर्टिकल इलिप्स नहीं है ये। वर्टिकल इलिप्स होता है वो y एक्सिस के अलोंग बनता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है वो x एक्सिस के अलोंग बनता है। इलिप्स एक अंडे के आकार का होता है, इलिप्स का जो आकार होता है वो एक अंडे के आकार का होता है। सर्कल का जो आकार है वो गोले का आकार होता है। तो सर्कल का डायग्राम गोले की तरह बना दिया हमने, इलिप्स का डायग्राम बनाएंगे अंडे की तरह। अंडे की तरह बनाएंगे तो देखिए इलिप्स का डायग्राम इस शेप में बनेगा, आपके पास इस शेप में बनेगा इलिप्स का। अब देखिए ये हमारे पास सर्कल है, ये वाला जो डायग्राम है ये सर्कल का है, ये सर्कल का है और ये अंडे के आकार का है, ये इलिप्स का डायग्राम है। अब एक ही जगह पे मैंने दोनों डायग्राम बना दिए। अब आप देख सकते हो इन दोनों में कॉमन पॉइंट कितने आए हुए हैं, कॉमन पॉइंट कितने हैं, कितनी जगह पे आपस में काट के जा रहे हैं। कॉमन पॉइंट एक ये हो गया, यहाँ पे काट रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट ये हो गया, यहाँ पे भी काट रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो कॉमन पॉइंट आपके कितने बनेंगे इन दोनों में, 4 कॉमन पॉइंट बनेंगे, यानी ए और बी साइड दोनों में कॉमन कितने बनेंगे, यहाँ पे 4 पॉइंट कॉमन बनेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें ध्यान से देखना है, इसमें ये दोनों इक्वेशंस हैं, इनके बारे में हमें ध्यान रखना होगा। इक्वेशन हमारी पहली थी वो सर्कल की थी, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताई थी आपको। इक्वेशन सेकंड है ये हमारी इलिप्स की है, इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये होती है। इसी फॉर्म से हम कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करने के लिए देखो इज इक्वल टू में 1 है तो यहाँ पे आपको इज इक्वल टू में 1 ही बनाना है और 1 बनाने के लिए 144 से भाग करेंगे दोनों साइडों को, ठीक है। 144 को भाग करें तो ये तो x स्क्वायर के अपॉन में 144 आ जाएगा, 9y स्क्वायर के अपॉन में 144 आएगा। तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 144 को 12 का स्क्वायर लिखेंगे, 9 को कैंसिल करें तो 16 पे कट जाएगा और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इज इक्वल टू में 1 बनेगा क्योंकि 144 को 144 से भाग करें तो 1 हो जाएगा। इसके बाद में ये हमारी एक इलिप्स की इक्वेशन के साथ कंपेयरिंग करने पे a का मान 12 हो गया, b का मान 4 हो गया, ये वैल्यू बन गई। उसके बाद इसका डायग्राम बनाए तो डायग्राम का शेप ऐसा होता है। जो इलिप्स होता है वो एक आपका अंडे के आकार का होता है और ये जो इलिप्स है ये x एक्सिस के अलोंग बनेगा।
एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा। तो इस तरह से, यानी दोबारा से मैं बताना चाहूंगा, इसका डायग्राम एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे बनता है, इलिप्स का डायग्राम। एलिप्स का डायग्राम एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे बनता है, ये अंडे के आकार का होता है। सर्कल का जो डायग्राम है वो आपको बताया था एक गोले की तरह बनता है। तो दोनों में कॉमन पॉइंट कितने आ गए, यहाँ पे 4 आ गए। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें ऑप्शन आपका डी सही होगा, 4 पॉइंट यहाँ पे हमें कॉमन मिलेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में दिया गया है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अब हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन या कुछ और प्रॉपर सबसेट्स के बारे में, या P और Q बराबर है या नहीं, इनके बारे में बताना है। तो देखिए हमें सेट P दिया है थीटा सच दैट sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, और Q इज इक्वल टू थीटा सच दैट sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा। तो हमें बताना है कि इन चारों पार्टों में से कौन सा सही होगा, यानी कि हमें सेट P और सेट Q को डिफाइन करना है। पहले तो सेट P और सेट Q के बारे में हमें वैल्यूज निकालनी है कि भाई सेट P किसके बराबर रहेगा, सेट Q किसके बराबर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे या तो हम ऐसे करें इसको कि सेट P हमें दिया हुआ है, ये इस पूरे में से थीटा की वैल्यू निकाले, या इस पूरे में से थीटा की वैल्यू निकाले। दोनों में फिर हम देखते हैं कि आप अपने पास कौन सा ऑप्शन मैच होता है। तो मैं इसको सोल्व करना चाहूंगा थीटा की वैल्यू के लिए, या फिर इस सारे को मैं सिंपलीफाई कर लेता हूं थोड़ा सा, उसके बाद देखते हैं थीटा की वैल्यू के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो हमें। पहले इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई कर लेता हूं। सिंपलीफाई का मतलब मैं इसको थोड़ा इवेलुएट करूंगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए साइन थीटा मेरे पास सेम है, मैं cos वाली टर्म को एक तरफ कर लेता हूं, तो ये आया √2 cos थीटा और प्लस में cos थीटा। दोनों में से मैंने cos थीटा कॉमन ले लिया, यहां मेरे पास बच गया √2 जमा 1, ठीक है, और ये साइन थीटा एज इट इज है। मैं सेट P को लेके चल रहा हूं, इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं। अब ये रूट की फॉर्म है, तो रूट की फॉर्म को सोल्व करने के लिए मैं यहां रैशनलाइजेशन करता हूं। रैशनलाइजेशन करूंगा तो यहां स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 से यहां मल्टीप्लाई कर दी, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 से मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दी। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 है, इसको मैं इधर ले आता हूं, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin थीटा माइनस में sin थीटा और इक्वल टू cos थीटा। अब यहां देखिए फॉर्मूला बन गया a प्लस b, a माइनस b। यहां आपका फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ध्यान से देखिए फिर से, a प्लस b फॉर्मूला ये होता है a प्लस b और a माइनस b दोनों की गुणा करते हैं तो क्या होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ क्या बनेगा आपके पास, देखिए √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 2 - 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। तो हमने जब इसको सिंपलीफाई किया है, थोड़ा सोल्व किया है, सरल किया है, तो ये आपके पास रिजल्ट आया है। यहां से यहां हमने पहले cos थीटा को एक तरफ कर लिया था, फिर cos थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ √2 और यहाँ 1 बच गया, फिर रैशनलाइज किया, √2 + 1 तो है ही, √2 - 1 से यहाँ गुणा किया और यहाँ भाग कर दिया, बैलेंस बना दिया। अब यहाँ पे ये बड़ा है, इसको इधर गुणा कर दिया इसके साथ, और इन दोनों पे फॉर्मूला लगा के सोल्व कर दिया। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ, सोल्व कर तो लिया मैंने, यहाँ देखता हूँ मैं sin थीटा जमा cos थीटा, तो शायद यहां से आपके पास sin थीटा जमा cos थीटा की वैल्यू भी निकल के आ सकती है। तो देखिए यहाँ पे इस sin थीटा को मैं इधर ले आता हूं, तो ये बन जाएगा √2 sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा जमा cos थीटा हो गया। ये या तो 1 के साथ गुणा करें तो cos थीटा ही रहेगा, तो sin थीटा जमा cos थीटा बराबर कितना हो गया, √2 sin थीटा, और ये भी वही है sin थीटा जमा cos थीटा बराबर क्या हो गया, √2 sin थीटा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, हम सेट P को सिंपलीफाई कर रहे थे, लेकिन बन क्या गया ये तो सेट Q बन गया आपका। हम चले कहां से थे, सेट P से आ कहां गए, सेट Q पे। इसका मतलब P और Q दोनों क्या है, इक्वल है। P और Q दोनों क्या हुए, इक्वल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका गलत है, बी भी गलत है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी गलत है आपका। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सेट P इक्वल टू सेट Q।
दैट्स ऑल, ये आपका क्वेश्चन है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ये था यहाँ पे, बस हमारा दिमाग अगर इस बात पे चला गया कि मैं थीटा का मान निकालूं, मैं थीटा का मान निकालूंगा, तो वहां पे हम उलझ जाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई ही करना था। नाउ वी आर गोइंग ऑन लास्ट क्वेश्चन। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर हमारे पास ए और बी दो सेट हैं और उसमें ये कंडीशन है n ऑफ ए इक्वल टू 7, यानी कि सेट ए के एलिमेंटों की संख्या है वो है 7, n ऑफ बी इक्वल टू 6, सेट बी के एलिमेंटों की संख्या है 6, और ये पूछा है एंड ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, ए में और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो 5 नहीं है। इसका मतलब वहां पर कॉमन एलिमेंट 0 तो है नहीं, कॉमन एलिमेंट तो कुछ है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए और बी के एलिमेंटों की संख्या, कॉमन एलिमेंटों की संख्या है वो 0 तो होगी नहीं। इसका मतलब ये होगा ए और बी में कॉमन एलिमेंट है वो 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसका मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उनकी संख्या 0 नहीं है। कॉमन एलिमेंट यहाँ पे कुछ तो जरूर है, चाहे वो ए को कॉमन, चाहे 2 कॉमन, चाहे 3 एलिमेंट कॉमन हो। सेट ए में 7 एलिमेंट है, सेट बी में 6 एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पे जरूर है। पूछा क्या इसमें, देन ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू बतानी है n ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी। देखिए ये हम पहले पढ़ चुके हैं, यहां पे सिमेट्रिक डिफरेंस की बात की गई है सेट ए और बी में। तो सेट ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है, a माइनस बी और b माइनस ए, इन दोनों का जो यूनियन होता है हम उसी को कहते हैं ए सिमेट्रिक बी बोलते हैं उसी को। ए और बी दो सेट है, दोनों सेटों का सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, उसको हम ये बोलते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसका एक रिजल्ट और भी होता है, यानी कि ये वैल्यू इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर होती है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये भी होता है। कई बार कंपटीशन लेवल में इस तरह की भी कहानी पूछी गई है। AIEEE 2002 के अंदर इस तरह का पूछा गया था कि जो ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी है वो किसके बराबर है। ऑप्शन में आपको ये ना देके, ये ऑप्शन में नहीं दे रखा था, ये दिया हुआ था ऑप्शन में, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि ए डिफरेंस सिमेट्रिक विद बी ये भी होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की लिस्ट वैल्यू, यानी कि कम से कम वैल्यू बताओ, और ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी इसकी ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी वैल्यू भी हमें निकालनी होगी, कितनी हो सकती है। तो देखिए इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू और छोटी से छोटी वैल्यू, लिस्ट का मतलब होता है छोटी वैल्यू, कम से कम वैल्यू, ग्रेटेस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी वैल्यू। ये वैल्यू दोनों किस पे डिपेंड करेंगी, इस पे डिपेंड करेंगे आपके पास, इन दोनों पे, ए इंटरसेक्शन बी पे डिपेंड करेंगे। यहां पे ए इंटरसेक्शन बी है ना, उसके आपके पास दो केस बनेंगे। हो सकता हो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एलिमेंटों की जो संख्या है वो आपकी हो जाए 1, कम से कम, मिनिमम, और हो सकता है यहां पे n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो आपके पास हो जाए इन दोनों में कॉमन एलिमेंट। भाई सेट ए में 7 है, सेट बी में 6 है, सेट ए के अंदर 7 एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी इस तरह से, और बी के अंदर 6 एलिमेंट है। तो हम यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम कॉमन एज्यूम कर रहे हैं। हो सकता है इन दोनों में कॉमन ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 6 एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। सेट ए और सेट बी के हमें एलिमेंट नहीं दे रखते हैं, यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं केवल कि हो सकता है सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट एक ही हो, कम से कम, मिनिमम। 0 तो ले नहीं सकते हम, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन तो हमें दे रखी है,
कॉमन एलिमेंट जीरो तो हो नहीं सकते, कुछ तो है कॉमन, तो मिनिमम कॉमन हम एक एलिमेंट ले सकते हैं, कोई भी एक एलिमेंट होगा कॉमन, और मैक्सिमम इसमें 6 एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे वन डायग्राम से जिक्र करेंगे, जैसे ये मेरे पास सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, सेट ए और सेट बी है। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको मैं बोलता हूं a माइनस बी, और ये जो हिस्सा होता है इसको बोलता हूं b माइनस ए। अब a माइनस बी और b माइनस ए का हमें यहाँ पे जिक्र करना है। a माइनस बी का मतलब ये एलिमेंट, b माइनस ए का मतलब ये एलिमेंट। अब देखिए इन दोनों पार्टों से हम सोल्व करेंगे। अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट हो, एक एलिमेंट यहाँ कॉमन हो, एक एलिमेंट कॉमन हो दोनों में, तो यहाँ a माइनस बी में कितने बच गए? अब देखिए a माइनस बी में कितने एलिमेंट होंगे, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। सेट a के अंदर कितने एलिमेंट है टोटल? सेट a में टोटल है 7। एक एलिमेंट यहाँ हमने कॉमन ले लिया, कोई भी एक एलिमेंट कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट बचेंगे? 6 एलिमेंट बच गए। यानी a माइनस बी में कितने आ गए आपके पास? 6 आ गए। ठीक है, सेट बी आपका ये है, सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट है टोटल? 6 है। एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट, उस एलिमेंट का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक एलिमेंट कॉमन आ गया, तो यहाँ कितने बच गए? 5 बच गए। यानी कि b माइनस ए में कितने आ गए? 5 आ गए। तो a माइनस बी और b माइनस ए दोनों का यूनियन करना है, यूनियन करेंगे तो कितने एलिमेंट आए? 11 एलिमेंट आ गए। यानी कि यदि हमने इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन एक एलिमेंट लिया है, तो यहां पे हमारे पास a और b का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो कितना आएगा? 11 आ जाएगा। a और b के बीच का सिमेट्रिक डिफरेंस है, उसके एलिमेंटों की संख्या 11 आ जाएगी। a और b का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसके एलिमेंटों की संख्या कितनी आ गई? 11। फिर दूसरा केस लेते हैं, यदि इन दोनों के बीच में कॉमन 6 एलिमेंट हो, कॉमन 6 एलिमेंट हो, यानी मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूं, यहां पे ये सेट ए, ये सेट बी, यहां पर कोई एलिमेंट 6 कॉमन है, एलिमेंटों की संख्या है ये 6, एलिमेंट का नाम नहीं है 6 एलिमेंट कॉमन हो यहां पे, यानी कि जैसे ए बी सी डी ई एफ 6 एलिमेंट कॉमन है, तो इधर a माइनस बी ये होता है, यहां कितने एलिमेंट और बचेंगे? यहां a माइनस बी में कितने एलिमेंट और आएंगे? सेट ए में कितने एलिमेंट है? 7 है। 7 में से 6 एलिमेंट यहां चलेंगे, तो एक एलिमेंट यहां बच गया, एक एलिमेंट ही बचा इधर। तो सेट बी में कितने एलिमेंट है? 6 है। तो सेट बी में टोटल 6 है, टोटल 6 है, तो 6 को कॉमन में इधर ही आ लिए, तो यहां तो कोई एलिमेंट नहीं बचा b माइनस ए में, तो ये b माइनस ए होता है और ये a माइनस बी होता है, तो a माइनस बी में तो 1 और b माइनस ए में 0, तो दोनों का हमें यूनियन लेना है। यूनियन लेंगे तो यहाँ पे कितने एलिमेंट आएंगे? इस a माइनस बी और b माइनस ए का, a माइनस बी आपका ये हिस्सा, इसमें एक एलिमेंट, b माइनस ये हिस्सा, इसमें 0 एलिमेंट, दोनों का यूनियन लेंगे तो कितना आएगा? एक एलिमेंट आएगा। तो यहां से आपके पास n ऑफ a सिमेट्रिक डिफरेंस विद b बराबर आ गया 1। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी होगी 11 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1। छोटी वैल्यू कितनी हुई? 1 हुई इसके अंदर, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई? 11 हुई। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी बेस के क्वेश्चन है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, सोच समझ के अच्छी तरह से करिए। यहाँ पे हमें 2 केस बनाने पड़ेंगे, हो सकता है कि a और b में इंटरसेक्शन एक एलिमेंट हो सकता है a और b में इंटरसेक्शन 6 के 6 एलिमेंट हो। अधिक से अधिक हमने 6 मान लिए, कम से कम हमने 1 मान लिए। ये क्यों माने? क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू निकालनी, इस वजह से माने हमने। और इनके बेस पे हमने वेन डायग्राम बना दिया, सेट ए ये हो गया, सेट बी ये हो गया, दोनों में कॉमन अगर एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, उसका नाम कुछ भी हो, ये तो हमने एलिमेंट की संख्या लिखी है यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ है तो इसमें 6 होंगे, क्योंकि सेट ए में टोटल 7 है, 6 और 1 7 हो गए। अब यहाँ पे सेट बी में टोटल एलिमेंट 6 है, तो इन दोनों का जोड़ 6 हो गया। अब हमें तो a माइनस बी और b माइनस ए में निकालने, तो a माइनस बी में 6 एलिमेंट, b माइनस ए में 5 एलिमेंट, टोटल कितने हुए? a माइनस बी और b माइनस ए में टोटल कितने हुए? 6 और 5 11 हो गए। इसी तरह दूसरे वाला निकाला इसकी सहायता से कि इन दोनों में इंटरसेक्शन 6 एलिमेंट है, तो यहाँ इंटरसेक्शन में 6 एलिमेंट है, तो कॉमन यहाँ हो गए 6। अब सेट ए में टोटल 7 है, तो एक एलिमेंट यहाँ आएगा, सेट बी में टोटल 6 है, तो यहाँ तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा, 0।
नल या कोई एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए दोनों में a माइनस बी और b माइनस बी कितने हुए, एक ही हुआ, तो मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम 11। तो ये आपके क्वेश्चन थे, ये आपके कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है। आईआईटी, केवीपीवाई, एस्टेट वगैरह जो भी हमारे पास कंपटीशन लेवल, एडवांस लेवल पे होते हैं, आगे हमारे एडवांस लेवल पे छोटे छोटे टेस्ट भी होने जा रहे हैं, एडवांस लेवल पे हो रहे हैं सारे टेस्ट, पीछे कलर वाले जो भी टेस्ट हुए थे वो एडवांस लेवल पे हुए हैं, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंस है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।